हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश चयन सेवा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के वीपीओ मेंस का जो एग्ज़ाम होना है तो उसी को हम देखेंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट चल रहा था। आज का ये जो होगा ये 14वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसका वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस के अनुसार इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाना है। 100 नंबर का होगा। समय आपको 2 घंटे इसमें मिलेंगे। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। इसमें आपके ग्राम पंचायती राज से 65 क्वेश्चन पूछा जाना है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएगा और 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल पूछा जाना है। तो इसी के अनुसार हम ये फुल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से करेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। कुछ इस तरीके से दिया गया है। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। यह किसने कहा? यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, कौन सा कथन है? तो कथन है स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपनी सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारी का उपभोग करता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GDH कॉल ने कहा था इसको। GDH कॉल के द्वारा एक कथन कहा गया है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। दिया गया है भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया और दूसरा कथन है इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। अब बताना कि सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम इसमें देखें तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें सिर्फ पंचायतों को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया था। तो आंसर हो जाएगा केवल एक। दूसरा गलत है, शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था जो स्वीकार किया गया था वो संविधान संशोधन हुआ था 74वां संविधान संशोधन। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। दूसरा गलत है क्वेश्चन के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित स्थानों की संख्या है कुल स्थानों का 1/3 है, मतलब कि 1/3 है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुल स्थानों का 1/3 है। ठीक है, जो कि ये 243 अनुच्छेद जो दिया गया 243 का घा के 3 में ये चीजें कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के राजस्व के निम्नलिखित स्रोतों पर ध्यान देना। इसमें से कौन कौन से स्रोत हैं? तो पहला इसमें दिया गया है कि वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान करना, दूसरा है केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, तीसरा है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन और चौथा राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर और इसके बाद पांचवा आता है नाबार्ड के द्वारा। तो यहाँ हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सा ऐसा चीज है जहाँ पंचायतों के राजस्व के स्रोत के रूप में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से 5 पार्ट दिया गया है। इसके ऑप्शन देख लीजिए। कुछ इस तरीके से दिया गया है कि उपरोक्त में से पंचायतों के लिए वित्तीय रूप से कौन सा सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन A, B, C, D दिया गया है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। केवल 1, 2, 3 एंड 4 सही है। कौन कौन सी चीजें सही देख लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय निकाय का अनुदान देना जो कि आता है स्रोत, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता ये भी स्रोत के अंतर्गत आता है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन ये भी आता है, राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान भी आता है और नाबार्ड जो है ये पंचायतों के राजस्व स्रोत में नहीं आता। ठीक है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है और यह जो है सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में से एक है जिसका उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्र में विकासात्मक ऋण उपलब्ध कराना होता है। तो आंसर इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित करती है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की उस धारा का नाम क्या है? तो वो धारा है धारा 2 का भा, जहाँ पे भूमि प्रबंधक समिति को क्या करती है? परिभाषित करती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समिति दिया गया और सुझाव। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या सुझाव दिया गया था? तो दिया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था जो कि सही है। ठीक है, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था तो ये भी सही है। पी के थुंगन के द्वारा राज्य सूची में पंचायती राज को रखा जाए यह सुझाव दिया गया था। गलत है या सही है? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट गलत है क्योंकि पी के थुंगन समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में नहीं बल्कि केंद्र सूची में शामिल करने की सिफारिश किया गया था। LM सिंघवी की समिति के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा की सिफारिश किया गया था पंचायती राज को, तो यह सही हो जाएगा। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष मनाते हैं 24 अप्रैल को। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को
जो 73वां संविधान संशोधन था उसको लागू किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में इस दिन जो है मनाया जाता है हर वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी होता था ग्रामणी, उसको कहते थे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा ग्रामणी। ठीक है, ग्रामणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला हम मानते हैं स्थानीय स्वशासन को। तो आंसर हो जाएगा इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो किस वर्ष गांव को आत्मनिर्भर एवं संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया गया? और ये कौन से साल में हुआ ये बताना। तो ये हुआ था 1960-61 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट करेक्ट है। अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वो टोटल विषय जो है 29 विषय दिया गया है। ठीक है, 29 विषय का प्रावधान है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। 29 विषय जो है दिया गया है। तो 11 के आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र पंचायत के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? तो क्षेत्र पंचायत के कार्यों में अगर हम देखेंगे तो शौचालय का निर्माण कराया जाता है, कीटनाशक दवाओं का वितरण करवाया जाता है, कुटीर एवं लघु उद्योग का विकास करवाया जाता है। तो ये सभी कार्य आते हैं क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत। तो डी पार्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा की अगर हम बात करेंगे तो ये राज्य विधानमंडल करता है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यकता होती है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या है? तो 1/5 सदस्य की गणपूर्ति आवश्यकता होती है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? तो पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण करता है निर्वाचन अधिकारी। कौन करेगा? निर्वाचन अधिकारी करेगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग को जो कर्मचारी उपलब्ध करवाता है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के द्वारा करवाता है। तो यहाँ ये पार्ट करेक्ट है। पंचायतों में अनुसूचित जात व जनजात की स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 243 के घ में और घ में 2 पार्ट में। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है? तो यह किया जाता है निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से ही। जो मध्यवर्ती यानी क्षेत्र पंचायत होता है जिसमें प्रमुख बनता है ब्लॉक प्रमुख, तो प्रमुख जो बनाया जाता है वो बीडीसी सदस्य होते हैं जो कि सीधे बीडीसी जो जनता के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, और ये बीडीसी लोग मिलकर जो है अपने में से ही एक प्रमुख चुनते हैं। तो इस तरीके से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन जो है वर्णन किया गया है। किस प्रकार वर्णन है? तो यह है केवल आदेशात्मक उपबंध में बातें कही गई हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा था? तो कुटीर ज्योति, ज्योति जहां पर आ जाएगा मतलब प्रकाश और प्रकाश मतलब लाइट, तो बिजली कनेक्शन से संबंधित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1989 में जो है शुरुआत किया गया था। ग्राम पंचायतों को विकास योजना का क्या उद्देश्य है? ग्राम पंचायतों के विकास योजना की अगर हम बात करेंगे तो ग्राम पंचायतों को सामाजिक आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाना इसका मेन उद्देश्य रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो 14वें वित्त के आयोग के अनुसार परफॉर्मेंस ग्रांट यानी कि प्रदर्शन अनुदान कितना निर्धारित किया गया है? तो ये जो निर्धारित किया गया है वो है 10%। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुदान को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला था मूल अनुदान, मतलब मूल ग्रांट था यानी बेसिक ग्रांट था। ठीक है, और दूसरा है प्रदर्शन अनुदान। तो 14वें वित्त आयोग के अनुसार जो मूल अनुदान था वो 90% निर्धारित किया गया था और परफॉर्मेंस ग्रांट जो था वो 10% निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए जो है आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी? तो वो वित्त आयोग था 10वां। ठीक है, 10वें वित्त आयोग के द्वारा शुरुआत किया गया था। 10वें वित्त आयोग के निकायों के लिए जो है कुल 5381 करोड़ रुपए का जो है सहायता अनुदान सिफारिश किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की हिस्सेदारी जो थी वो थी 80% और 20%। ठीक है, तो 80% जो था वो ग्राम पंचायत के लिए था और 20% जो था वो नगर पंचायत के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बनाएंगे उनका नाम है NK सिंह। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 27 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें 74वें संशोधन अधिनियम के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो करा गया है वो है 243 के आई और 243 के वाई में। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में आई में जाएगा और 74वें संविधान संशोधन में 243 वाई में जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना सन 1993 में किया गया था। तो आंसर इसका करेक्ट जो है वो डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट है। राज्य पंचायती राज अधिनियम में अधिकांश कराधान के अधिकार किसको दे रखे हैं? तो अधिकांश कराधान के अधिकार जो दिया गया है वो ग्राम पंचायत को दिया गया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट। जन्म या मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जीवित जन्म से क्या तात्पर्य है? ठीक है, देखिए इस अधिनियम के तहत अगर हम देखेंगे जीवित जन्म का अर्थ तो जीवित जन्म से तात्पर्य गर्भाधान के ऐसे संतान से है जो चाहे कितने भी समय का हो, अपनी माता से निष्कर्षण के पश्चात सांस लेता है या जीवन का कोई अन्य लक्षण प्रदर्शित करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीवित जन्म। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी पार्ट, माता के निष्कर्षण के पश्चात उत्पाद सांस लेता है और जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोई भी व्यक्ति जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को तलाश करवा सकता है। तो किस प्रकार? तो वो जो है शुल्क देकर जो है तलाश करवा सकता है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो दिया गया है कि जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता क्या है? तो ये होता है प्रशासनिक प्रयोजनों में इसकी उपयोगिता होती है, जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम में उपयोगिता होती है, माता व शिशु के प्रसव के बाद देखभाल में जो है इसकी उपयोगिता होती है। तो डी पार्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? ई पंचायत व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन से राज्य में जो है स्थापना इसका किया गया है ये बताना है। तो ये स्थापना किया गया है आंध्र प्रदेश में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में सही कथन बताना है, इनमें से क्या हो जाएगा? भारत में ई गवर्नेंस के लिए मुख्य जोर 1987 में दिया गया था। बी पार्ट है, ई गवर्नेंस राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क NIC नेट के द्वारा लॉन्च द्वारा जो है प्रदान किया गया था। तो दोनों ई गवर्नेंस से संबंधित सही है। तीसरा है, सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का शुभारंभ भी किया गया था। तो ये भी सही है। तो डी पार्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है जियो सर्च के माध्यम से। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना किया गया है? तो ये किया गया है 55 लीटर का। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो गंगा कल्याण योजना कब प्रारंभ किया गया? गंगा कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 1997 में। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात कितना है? ये बताना है। तो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 60:40 का है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो इसकी घोषणा किया गया था वर्ष 1993 में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था? तो देखिए स्वजल धारा योजना की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे फरवरी 2018 में इसको दोबारा शुरुआत किया गया। तो सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था ऑप्शन के अनुसार वर्ष 2002 में। तो याद रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सेवा केंद्र की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है सामान्य सेवा केंद्र की? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो ग्रामीण क्षमताओं का निर्माण करना इसकी एक विशेषता आता है, निजी क्षेत्र को सेवाएं देना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर दवा का वितरण करना। दवा का वितरण सामान्य सेवा केंद्र के अंतर्गत नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य सेवा केंद्र मतलब कि CSC जिसको कहते हैं, इसके बारे में सही कथन कौन सा इनमें से? ठीक है, दिया गया है CSC सामाजिक कल्याण योजना स्वास्थ्य देखभाल वित्तीय शिक्षा आदि सेवाओं की डिलीवरी के लिए जो है पहुंच बिंदु है, जो कि सही है। इसके बारे में इसकी स्थापना पंचायत भवन में किया जा रहा है, ये भी सही है। समावेशी समाज के निर्माण CSC का सहयोग करना, इसका जो है सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी चीजें
CSC के बारे में सही कही गई हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है। BPL परिवारों से संबंधित दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो BPL परिवारों से संबंधित जो दस्तावेज है वो पंचायत सचिवालय में रखा हुआ होता है, पंचायत सचिवालय से प्राप्त कर सकते हैं। सी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा में बिजली गिरने से हुई मौत का मुआवजा सरकार से दिलाने हेतु दस्तावेज तैयार करने में कौन सहायता करेगा? तो इसके लिए सहायता करता है ग्राम पंचायत सहायक। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ग्राम पंचायत सहायक। ग्राम पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी नागरिक चार्टर के 7 विषयों में से इसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता करना जो कि आता है, उसके अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भी आता है, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था भी की गई है, पंचायतों में रोजगार का सृजन, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। नागरिक चार्टर के 7 विषयों में ये शामिल नहीं होता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है? तो नागरिक घोषणा पत्र के उद्देश्यों में अगर हम जाएंगे तो समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है, शिकायतों का निपटान करना इसका उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ए व बी दोनों सही है। ठीक है। और इसके अलावा इस घोषणा पत्र से एक और, जहां नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी होती है, तो दूसरी ओर पंचायतों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के लोगों के प्रति जो है सीधे जवाबदेह बनाने में मदद करता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में करना अनिवार्य है? तो ये है टोटल, इसमें हो जाएगा 3 दिन। ठीक है। 3 दिन में जो है प्राथमिक चिकित्सा, पीने का पानी जैसे सब सुविधा, जो बुनियादी सुविधा है, इनको 3 दिनों के अंदर किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है? तो ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में इसमें से अगर देखा जाए तो पहला जो दिया गया है, विजन और मिशन स्पष्ट करना, सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी जानकारी जो है ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में शामिल नहीं होती। ठीक है। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में शामिल जो जानकारियां हैं वो है पंचायत का विजन और मिशन का स्पष्ट विवरण के साथ साथ विशिष्ट उद्देश्य शामिल होते हैं, सेवाएं, मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना पड़ता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2025 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर 2000 को इस योजना की शुरुआत किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था वर्ष 1999 टू 2000 के मध्य में। तो यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वच्छ भारत मिशन का चरण 2 कब से प्रारंभ किया गया? तो चरण सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो ये फरवरी 2020 से शुरुआत किया गया है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ई ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई? ई ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो ये कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत किया गया है 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब शुरुआत किया गया? अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2022 को। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम विकास के निम्न में से प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? पहला दिया गया है प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग करना, सुरक्षा संवर्धन करना, पर्यावरण संरक्षण, आय सृजन के अवसर। इसमें ग्राम विकास के प्रमुख कार्यों की बात करेंगे तो यहाँ पे सभी कार्य आता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है। तो 50+ क्वेश्चन हो चुका है, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है। चलिए 2 अक्टूबर 1993 को निम्नलिखित में से किस योजना को प्रारंभ किया गया था? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो योजना की अगर हम बात करेंगे तो वो था सुनिश्चित रोजगार योजना, जिसको 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की बात करेंगे तो ये शुरुआत हुआ था 1989 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करेंगे तो इसमें 2 योजना था, जिसको मिलाकर 25 सितंबर 2001 को शुरुआत किया गया था। और 2 योजना कौन सी थी? तो रोजगार आश्वासन योजना पहली थी और एक था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो इन दोनों योजना को जो है मिला दिया गया था और शुरुआत किया गया था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो कि 2001 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
तो ये योजना शुरुआत किया गया था वर्ष 2005 में। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गांव के आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? तो इसके लिए अगर हम देखें तो इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन बनाना, स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं को कौशल विकास देना, तो ये दोनों कार्यक्रम जो है कार्यकलाप शुरू किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ए व बी दोनों सही हैं। किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो वो है गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश पर ये चीजें की गई हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? तो इस पोर्टल का शुरुआत किया गया है फरवरी 2020 में। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के में सुशासन मतलब कि गुड गवर्नेंस को के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है? तो टोटल अगर देखेंगे तो 5 टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? बी पार्ट। ठीक है, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो ग्राम स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत किया गया था सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये करते हैं केंद्र सरकार। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा जन्म मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन किया जाता है? तो वो किया था धारा 13 के अधीन। ठीक है, 13 के अधीन किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये करवाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने का कार्य जो किया जाता है किसके मध्य? तो ये ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी कौन होता है? जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है, तो उस अधिकारी का नाम क्या होता है? तो वो होता है एडीओ पंचायत। ठीक है, एडीओ पंचायत होता है जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी होता है। अब देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद यूपी स्पेशल देखेंगे। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित हिस्से होते हैं, क्या क्या हिस्से होते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर में? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेन मेमोरी होता है प्रोसेसर में और स्टोरेज होता है। ठीक है, मेन मेमोरी और स्टोरेज होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर सी पार्ट करेक्ट है 66 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? तो फिजिकल जो कंपोनेंट्स है उसको हम कहते हैं जो है हार्डवेयर। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और उसमें जो प्रोग्राम्स पड़े होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ओसीआर का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि ये तर्क करता है, सीख सकता है और समस्या को हल करने में सक्षम होता है, जिसको हम कहते हैं एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो हार्डवेयर सेटिंग जो वर्तमान दिनांक और समय सहित है डिफ़ॉल्ट मानों पर जो है वापस लौटता है, जैसे कि प्रत्येक पीसी के मदरबोर्ड में एक बैटरी होती है जो 2 उद्देश्यों को पूरा करती है। कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी, जिसे CMOS भी कहा जाता है, जो ये मेमोरी को फीड करना, और कंप्यूटर की रियल टाइम क्लॉक को जो है फीड करना, जो कि तारीख और समय दिखाता है। तो इसलिए जब मदरबोर्ड की बैटरी करप्ट होती है तो वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानो वापस पर लौट गए। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो वो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे आभासी वास्तविकता। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, आभासी मतलब कृत्रिम, वर्चुअल। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही फुल फॉर्म? वायरस का सही फुल फॉर्म, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है वायरस, और वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साई। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। एटीएम का फुल फॉर्म बताना। एटीएम का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट जो बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जहां से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मदद से नकदी को उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधोलिखित किए बिना?
तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन होता है एक सेव एज का, ठीक है। सेव एज के कमांड के द्वारा हम कोई भी फाइल को पुनः किसी नए नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है, और पुराना वाला भी पड़ा रहेगा। वर्ड में आप निम्नलिखित में से किस फंक्शन की को जो है दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे F5, ठीक है। फंक्शन की होता है F5 जिसको, या फिर कंट्रोल CTRL, कंट्रोल CTRL F, ठीक है, कंट्रोल F, CTRL F, कंट्रोल F को दबाकर जो है हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, स्प्रेडशीट्स के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? स्प्रेडशीट मतलब कि एक्सेल की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे तो इसमें से जो मेल मर्ज दिया गया है, मेल मर्ज जो होता है ये MS वर्ड में होता है, ठीक है, MS वर्ड में होता है, ना कि स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल में होता है। तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल जिसमें सूत्र दिया गया सीलिंग V110 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पे जब ये फार्मूला लागू किया जाता है तब इसका जो परिणाम आएगा निकल कर वो आता है 50, ठीक है। तो आंसर इसका B ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमें फिलअप ब्लैंक भरना है। किसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पैम मेल होता है जिसके जो है बाढ़ रहती है, खूब सारा इंटरनेट पर आपको मिल जाता है, जो कि फालतू के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है इसमें से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए विंडोज, यूनिक्स और डॉस सेम ही, लेकिन मैकेफी जो है अलग है। मैकेफी की अगर हम बात करेंगे तो मैकेफी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एंटीवायरस और बैन आज सर्विस बनाती है, और इसमें विंडोज, यूनिक्स और डॉस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डी पार्ट अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CMOS का पूरा नाम क्या है? CMOS की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है, जो कि दिया गया डी पार्ट में, पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म है। यह एक तरह की मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है, जो कि एक बैटरी की मदद से चलती है, ठीक है। इस बैटरी को CMOS सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये, और CMOS को रियल टाइम क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम देखते हैं यूपी स्पेशल में अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रामपुर जिले में। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसकी स्थापना कब किया गया था? 2004 में, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर बताना। तो महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे कुल साक्षरता की तो 67.7% रही थी उत्तर प्रदेश की टोटल। अब उसमें से पुरुष साक्षरता तो 77.3% रहा था पुरुष, और महिला साक्षरता 57.2% रहा था। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किशोरी बालिका योजना किस वर्ष में कितने दिनों के लिए एक वर्ष में मतलब कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है इस योजना के तहत? तो ये होता है 300 दिन। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसके लिए जो है संतुलित आहार प्रदान करने की पेश किशोरी बालिका योजना के तहत किया जाता है, और ये चलाया गया था 21 फरवरी 2019 से, ठीक है। 21 फरवरी 2019 से इस योजना की शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था 26 जून 2020 को, ठीक है। 26 जून 2020 को 31 जिलों को चिन्हित करके प्रारंभ किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना है। नगर दिया गया स्थानीय निकाय, लखनऊ छावनी परिषद है, ठीक है। कानपुर नगर निगम है, तो है, दोनों सही है। गाजियाबाद दिया गया नगर पालिका परिषद, जो कि गलत है। गाजियाबाद में नगर निगम है, ठीक है। और काकोरी नगर पंचायत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, जो कि गलत था, बाकी सारे सही हैं। और लखनऊ में नगर निगम के साथ साथ छावनी परिषद है, दोनों हैं, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है सी पार्ट, ठीक है। सारस होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है, और कौन से जनजातियों में ये प्रचलित है? तो जनजात का नाम है भोटिया जनजात। आंसर इसका डी ऑप्शन है, जिसे अगर हम बात करें तो युवा ग्रह प्रथा जो प्रचलित है, और इसे जो है रंग बंग भी कहा जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं में से, ठीक है। अमीर खुसरो एटा के रहने वाले,
मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और जिगर गोरखपुरी। इसमें से अगर देखा जाए तो जिगर जो गोरखपुर दिया गया गलत है, जिगर जो थे वो मुरादाबादी नाम से फेमस है, ठीक है, जिगर मुरादाबादी। बाकी गोरखपुर से संबंधित ना होकर ये मुरादाबाद से संबंधित है। इनका वास्तविक नाम क्या था? अली सिकंदर, ठीक है, अली सिकंदर। ये उर्दू कवि थे और गजल लेखक भी थे, ठीक है। इन्हें आतिशी गुल के लिए जो है 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनका देहांत कहाँ हुआ? ये गोंडा में हुआ था, ठीक है। चलिए, रामनगर मतलब कि जो बनारस में है, रामलीला का मंचन कितने दिन का होता है? तो रामनगर जो कि बनारस जिले का एक तहसील है, और वहाँ पे रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। और यह मंचन काशी नरेश के द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन तक जो है प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, 31 दिन, ठीक है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के समीप पड़ता है, तो यहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत में प्राचीनतम 16 जनपद महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद स्थित है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे जो है कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक है? तो यमुना एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में लाइमस्टोन और डोलोमाइट आता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्थान दिएगा उद्योग, चुर्क स्थान जो है किसकी उद्योग के लिए फेमस है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चुर्क की अगर हम बात करेंगे तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिरोजाबाद चूड़िया फेमस है, अलीगढ़ का ताला फेमस है, मेरठ के खेल के सामान बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आ जाता है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 94 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। शहर और विशेषता, वाराणसी दिया गया है, किसके लिए फेमस है? वाराणसी की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृति और धर्म के लिए फेमस है। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है जो कि सही है, तो दोनों सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र है, तो झांसी औद्योगिक केंद्र ना होकर झांसी जो है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, तो ये गलत हो जाए। मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए जाना जाता है, तो ये सही है। तो सी पार्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में, ठीक है। वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुआ था। और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1974 में हुआ था। तो इसका आंसर निगम पूछा गया है, तो बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो वो नहर है शारदा नहर। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शारदा नहर, ठीक है। निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है? इनमें से तो देखा जाए तो डी पार्ट हो जाएगा। गेहूं का सर्वप्रथम उत्पादक, सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। आलू का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। गन्ना की पैदावार ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर आता है। चावल के मामले में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। पहले स्थान पर चावल के मामले में पश्चिम बंगाल आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? इनमें से तो धान और गेहूं का सबसे ज्यादा है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।